हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूँ सभी बढ़िया होगा। तो आज हम लोग एमसीक्यू का सीरीज नंबर 4 देखने वाले हैं, माइक्रो का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो दूसरे का डिमांड, जो डिफरेंट गुड्स है उसका डिमांड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है। फर्स्ट क्या दिया हुआ? टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी, राइस एंड व्हीट, नन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो हैं एग्जाम्पल्स वो किसके हैं? ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के हैं। किसके हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स के। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ दिस। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होता है? जैसे पेट्रोल एंड कार, पेट्रोल एंड कार हो गया। फिर से आपका इंक और पेन, जो दूसरे का डिमांड कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है ना। इंक नहीं होगा तो पेन ही नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा तो कार ही नहीं चलेंगे। ठीक है। चलिए, इंक एंड पेन। नेक्स्ट चलते हैं। द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विद एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नॉर्मल गुड का जो डिमांड है, अगर इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज हुआ है तो डिमांड क्या होगा नॉर्मल गुड के केस में? इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, इधर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी कि नॉर्मल गुड है, अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। अगर इनकम डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा। कौन से केस में? नॉर्मल गुड के केस में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स लीड्स टू। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स अगर बढ़ रहा है, उसके जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा? एक्सपेंशन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ये क्या होगा? इंक्रीजिंग डिमांड। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइस की वजह से अगर चेंज आ रहा है तो हम उसको बोल देते हैं, प्राइस की वजह से क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। लेकिन ड्यू टू अदर फैक्टर्स क्या हो रहा है? चेंज आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है। ये अदर फैक्टर्स की वजह से होता है। ठीक है। होप आपने लेक्चर देखा होगा तो इजीली समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है, ए बी सी आर थ्री कमोडिटीज वेयर ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री whereas A and C are substitute. With increase in prices of A, commodity A, demand of all commodities A, C will fall. Demand of commodities A, B will fall, whereas demand of C will rise. Demand of commodities A and C will fall, whereas demand of B will rise. Demand of commodities B and C will fall, whereas demand of A will rise. आपको बताना है इनमें से कौन सा। थोड़ा समय ले लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। देखिए, ए मैं यहां बना दे रहा हूं चार्ट। ए और बी क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है। और ए एंड सी क्या है? सब्स्टिट्यूट है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी ए का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है ना। ए का प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्या होगा? देखिए, कॉम्प्लीमेंट, देखिए पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल पहले बता दे रहा हूं, शायद आप ऑप्शन चूज कर पाए। पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो कार का डिमांड क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, ए और सी के रिस्पेक्ट में देखें तो मान लीजिए कॉफी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टी का जो डिमांड होगा, वो क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डिमांड फॉर कमोडिटीज ए एंड बी विल फॉल। ए और बी, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो पेट्रोल का लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, ना कार का डिमांड करेंगे। एंड वेयर एज डिमांड ऑफ सी विल राइज। सी क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो ए का प्राइस बढ़ गया है तो लोग शिफ्ट हो जाएंगे दूसरे पे शिफ्ट, यानी उससे जैसा, उस जैसी अगर कोई चीज दिखती है तो लोग उसे परचेस करेंगे। जैसे कॉफी और टी में होता है। कॉफी टी में क्या होता है कि कॉफी का प्राइस अगर बढ़ रहा है, कहीं पे आप 5 रुपए पे कॉफी पी रहे थे, अब उसका प्राइस 10 रुपीज हो गया है, और आपको एक तरफ चाय मिल रही है 5 रुपए की, तो आप क्या करोगे? कॉफी ना पी के चाय पीने लग जाओगे। ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। व्हेन टू और मोर डिमांड्स आर डिमांडेड, इट इज नोन एज साइमल्टेनियसली
ए है जॉइंट डिमांड, बी है अल्टरनेट डिमांड, सी है डायरेक्ट डिमांड, डी है कंपोजिट डिमांड। जिसको क्या बोलते हैं, जब टू और मोर गुड्स का डिमांड एक साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड। ठीक है, ए ऑप्शन। सी 6, देयर विल बी ए डिमांड कर्व ऑफ कार्स विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। यानी प्राइस ऑफ पेट्रोल क्या हुआ है, बढ़ गया है, उससे क्या हुआ है, देयर विल बी ए, अच्छा डैश होना चाहिए था। तो जो डिमांड है कार्स की वो बढ़ेगी कि घटेगी, शिफ्ट होगा या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, वो आपको बताना है। ये क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, देखिए प्राइस पेट्रोल का बढ़ा है तो कार का जो डिमांड होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका कुछ ऐसे बनेगा, ये डॉटेड लाइन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये देखिए अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है वो आपको होता है मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में। राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड जो शिफ्ट होता है वो होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व में। ठीक है ना, शिफ्ट की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड होगा या डिक्रीज इन डिमांड होगा। ठीक है, और मूवमेंट में देखिए इसमें सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। ठीक है, और इसमें जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देयर विल बी ए इन द डिमांड कर्व ऑफ कार्स, यहाँ डैश होना चाहिए, ऑफ कार्स विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल। तो पूछ रहा है यहाँ जो डैश होगा वहाँ राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अपवर्ड मूवमेंट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट या डाउनवर्ड मूवमेंट। तो प्राइस ऑफ पेट्रोल हो रहा है इंक्रीज, तो उसके वजह से कार की जो डिमांड होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। यानी कि मैं बोल सकता हूं अदर फैक्टर्स की वजह से ये चेंज आ रहा है। किसकी वजह से, अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर की वजह से इंक्रीज होता है, या तो होता है इंक्रीज इन डिमांड और होता है डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, डिक्रीज इन डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग होती है। ठीक है, अगर इंक्रीज होता तो वो राइटवर्ड शिफ्टिंग होती, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, खूब समझ में आया होगा। अगर सिर्फ प्राइस की वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स का कोई रोल नहीं होना चाहिए, प्राइस की वजह से सिर्फ अगर चेंजेस आते हैं तब होता है आपका एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, देखिए अगर आपने लेक्चर्स नहीं पढ़ा है ना तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, मैं तो शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, समझ नहीं आ पाएगा। तो एक बार लेक्चर जाके आप देख लीजिए कि इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो आपके लिए ये सारे एमसीक्यू काफी इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द डिमांड कर्व फॉर ए कमोडिटी इज जनरली ड्रॉन ऑन द एजम्पशन दैट price of substitute goods do not change, taste and preferences of the consumer remain the same, income of the consumer remains the same, all of this। तो तीनों ही बातें हमने एजम्पशन में पढ़ी हैं, पढ़ी है नहीं पढ़ी हैं, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, स्टेट करता है कि ऑल एक सेकंड, अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम। सारे फैक्टर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे। और जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन अदर फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, ये हमारा एजम्पशन होता है। ठीक है, तो जो अदर फैक्टर्स होते हैं उसमें 7 से 9 एलिमेंट्स होते हैं, वो सब में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो अदर फैक्टर्स ही आपके हैं, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी ये लॉ ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ दीज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, नॉट पूछा है,
सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल नहीं है। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, कोक एंड पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इंक पेन एंड बॉल पेन सब्स्टिट्यूट गुड है। डी क्या है, ब्रेड एंड बटर, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है या नहीं है वो आप बताइए। ये नहीं है, क्योंकि इसके एक के वजह से, बटर के वजह से ब्रेड के डिमांड में चेंजेस आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का मैंने एग्जांपल यहां देखिएगा, इंक पेन एंड बॉल पेन है, सिर्फ इंक एंड पेन होता तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता। ठीक है ना, क्योंकि एक की वजह से दूसरे का डिमांड कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड जो आपने पढ़ा है, अभी मैंने कुछ देर पहले ऊपर ही बताया था, तो वो रिलेशनशिप, उसका जो रिलेशनशिप है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में कैसा है, इनवर्स है, पॉजिटिव है, प्रोपोर्शनल है, नन ऑफ दिस। तो अभी देखिए आप, ऊपर मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है, प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड लीड्स टू, एक्सपेंशन इन डिमांड जो होता है उसके वजह से क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है, नन ऑफ दिस। तो देखिए मैंने सिर्फ ऊपर नाम दे दिए थे आपको, इसमें तो बता दिया था कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, राइटवर्ड होता है, इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, इसमें क्या होगा, अपवर्ड होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगर अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है तो उसमें दो केस होंगे, एक इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड में राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन डिमांड में लेफ्टवर्ड शिफ्ट। वही अगर प्राइस की वजह से डिमांड में सिर्फ चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट है, तो एक्सपेंशन, अगर डिमांड बढ़ रहा है, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम एक्सपेंशन इन डिमांड। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एक्सपेंशन इन डिमांड में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देखते हैं, तो 10th का क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी, डाउनवर्ड, एक्सपेंशन पूछा है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ दिस इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल का डिटर्मिनेंट वही फैक्टर्स आपके, ठीक है ना, कुछ किताबों में डिटर्मिनेंट्स लिखा हुआ, कुछ में फैक्टर्स लिखे होंगे। तो साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नन ऑफ दिस। तो ये क्या होगा, नन ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों जो फैक्टर्स दिए हुए हैं ये मार्केट डिमांड के दिए हुए हैं फैक्टर्स, ना कि इंडिविजुअल डिमांड के। ठीक है, चलिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता तो क्या होता, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो फैक्टर मैं लिख रहा हूँ ये किसका है, इंडिविजुअल का है या फिर मार्केट डिमांड का है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड ऑकर्स ड्यू टू, एक्सपेंशन का पूछा है, राइज इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, फॉल इन द प्राइसेस ऑफ गिवन कमोडिटी, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब देखिए मैंने अभी ऊपर सब एक्सप्लेन किया है आपको, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज तो सर आपने बताया अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जब उसी के प्राइसेस में चेंजेस हो रहा है उसके वजह से डिमांड में कुछ इफेक्ट आ रहा है तो होता है। तो इंक्रीज डिक्रीज तो नहीं होगा, क्यों, ये अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये क्या हो गए, अदर फैक्टर्स हो गए, तो ये तो हम लेंगे नहीं। अब आ गया यहाँ पर राइज इन प्राइस और फॉल इन प्राइस, अब ये बताना इसमें से कौन सा एक्सपेंशन का होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल इन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। कैसे, यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फॉल, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ आपका डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं। तो प्राइस जब डिक्रीज होगा गिवन कमोडिटी का तो उसका डिमांड बढ़ जाएगा, उसी को हम एक्सपेंशन कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, देयर इज ए सडन चेंज इन द क्लाइमेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन हॉट वेदर, क्लाइमेट में अचानक से कोई चेंज आ गया जिसकी वजह से वेदर जो है आपका हॉट हो गया है। एज्यूमिंग नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ है, इट विल लीड टू अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम मार्केट डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम मार्केट डिमांड कर्व, राइटवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड कर्व, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड कर्व। ये मार्केट डिमांड के हिसाब से है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या जो टॉपिक होता है किताबों में दिया रहता है सीजन एंड वेदर, ठीक है, सो इसके वजह से क्या
चेंजेस आएंगे वो आपको बताना है। तो होगा क्या, प्राइसेस में क्या है, नो चेंजेस है। तो मान लीजिए ये 10 प्राइस था, कोल्ड ड्रिंक का मैं दाम मान ले रहा हूं 10, ठीक है, लेकिन वेदर कैसा हो गया है, काफी हॉट हो गया है। तो मान लीजिए पहले डिमांड यहाँ पे हो रहा था, ठीक है ना, ये मान लीजिए 5 लोग खरीद रहे थे, अब क्या होगा, ये बढ़ जाएगा, 10 लोग खरीदेंगे, क्यों, गर्मियों का सीजन आ गया है तो कोल्ड ड्रिंक लोग ज्यादा खरीदेंगे, ठीक है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस में कोई चेंज नहीं है, अदर फैक्टर की वजह से क्या हो गया, हमारा डिमांड बढ़ गया। फिर से बोल रहा हूं मैं, अदर फैक्टर्स से ही हमारा क्या बनता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। सीजन एंड वेदर जो टॉपिक है वो किसका है, मार्केट डिमांड का टॉपिक है, ठीक है। अब अदर फैक्टर की वजह से डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है वो देखना है। तो होगा क्या, प्राइस में तो कोई चेंज नहीं, प्राइस तो 10 का 10 ही है, लेकिन जो क्लाइमेटिक कंडीशन हॉट हुआ है उसके वजह से लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट तो नहीं होगा, तो ये दोनों तो क्रॉस है, ठीक है। नेक्स्ट है राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड, मार्केट डिमांड कब, या लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द मार्केट डिमांड कब। तो 14 का क्या हो जाएगा, सी हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट होगा मार्केट डिमांड कब में, ठीक है। लेफ्टवर्ड नहीं होगा, लेफ्टवर्ड कब, जब डिक्रीज होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगर वहीं पे कॉफी होता तो पक्का डिक्रीज होता, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा गर्मी हो गई है तो लोग कॉफी कम पिएंगे। A movement along the demand curve for the soft drink is best described as, मूवमेंट along the demand curve बोल रहा है, तो उससे याद कीजिए कौन सा टॉपिक आना चाहिए, दो टॉपिक्स आएंगे, तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए बताना है, इंक्रीज इन द डिमांड, डिक्रीज इन द डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। तो ये क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना, मूवमेंट along द डिमांड कर्व में क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ये प्राइस की वजह से होता है, ओन कमोडिटी के प्राइस में चेंज होता है, इसी में आप जो पढ़ते हैं टॉपिक वो होता है आपका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इफ मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस और द सेम क्वांटिटी एट ए हायर प्राइस, दिस फैक्ट ऑफ डिमांड इज नोन एज, ध्यान से पढ़िएगा, मोर डिमांड किया जा रहा है सेम प्राइस पे या सेम क्वांटिटी पे एट ए हायर प्राइस, उस फैक्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। सेम प्राइस पे, अभी कुछ देर पहले ही देखे थे, सेम प्राइस था, उस पे अब डिमांड ज्यादा हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। आगे बढ़े, क्रॉस डिमांड स्टेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ ए गिवन कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, डिमांड ऑफ गिवन कमोडिटी एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो होते हैं उसका डिमांड, सॉरी उसका प्राइस और डिमांड को हम क्रॉस डिमांड बोलते हैं, ठीक है। फिर इलास्टिसिटी में भी एक कॉन्सेप्ट आता है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर एक होता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी। इतने सारे टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने, शायद सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी है, लेकिन हमारे टाइम पे शायद तीनों हुआ करता था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, नॉट एन एजम्पशन, ठीक है। प्राइस ऑफ substitute goods do not change, income of the consumer remains same, there is no change in taste and preferences of the consumer, price of the given commodity does not change। ध्यान से याद रखना है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे तो जब प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड घटेगा, प्राइस डिक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, ये लॉ है हमारा, ठीक है। अब इस हिसाब से आपको बताना है, देखिए ये तीनों में कोई चेंज नहीं, इसमें भी चेंज नहीं है, इसमें भी चेंज नहीं है, इसमें भी चेंज नहीं है, और ये तीनों क्या है, अदर फैक्टर है, और यही लॉ तो बोलता है अदर फैक्टर्स हमारे कांस्टेंट होने चाहिए। प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी डज नॉट चेंज, ऐसा नहीं है, प्राइस तो चेंज होगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एजम्पशन नहीं है लॉ का, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ प्राइस ऑफ, sorry, if change in price of a good A affects the demand for good B, then A is a substitute of good B, A is a complement of good B, both A and B, either A or B।
इफ चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड ए के प्राइस में चेंज है एंड अफेक्ट्स द डिमांड फॉर गुड बी, इसके वजह से गुड बी का जो डिमांड है उसमें चेंज आ रहा है, ठीक है ना, उसके डिमांड में क्या आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है, अफेक्ट कर रहा है उसको, तो क्या वो सब्स्टिट्यूट है या वो कॉम्प्लीमेंट है, बोथ ए एंड बी, ईदर ए और बी। तो देखिए दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है ना, या तो वो सब्स्टिट्यूट होगा या तो वो क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, जिसके वजह से वो अफेक्ट कर रहा हो। दोनों ही चीजें नहीं होंगी, कॉम्प्लीमेंट भी हो और सब्स्टिट्यूट भी हो, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, इधर ए और बी, ठीक है ना। अफेक्ट कर रहा है यानी कुछ ना कुछ तो होगा, सब्स्टिट्यूट के वजह से भी अफेक्ट आता है, ठीक है ना, टी एंड कॉफी है, टी का प्राइस बढ़ेगा तो उसके कॉफी के डिमांड में चेंज आएगा। अगर दो गुड्स कॉम्प्लीमेंट हैं तब भी दूसरे के, पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ा दोगे तो कार के डिमांड में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड में चेंज आ रहा है। नेक्स्ट है, इन ए टिपिकल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड varies directly with the price, varies proportionally with the price, vary inversely with the price, is dependent of price। तो क्या होता है, हमने देखा है प्राइस बढ़ रहा है डिमांड घट रहा है, डिमांड बढ़ रहा है प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्सली प्राइस के साथ क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सीजन एंड वेदर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो 21 का क्या होगा आपका, डी ऑप्शन। डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट डिमांड बोल रहा है, तो देखिए इंडिविजुअल जो डिमांड होता है ना, अगर वो मार्केट में हो रहा है तो वो भी मार्केट डिमांड का ही हिस्सा है। इसके लिए आप एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, देखे होंगे आप, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है, मार्केट डिमांड फंक्शन, उसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी होगा, सीजन एंड वेदर तो मार्केट डिमांड का हिस्सा ही है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है ना। तो सिर्फ एक को आप देख रहे हो, जैसे मान लो सिर्फ मैं अपनी बात करूं, मैं मेरी जो इनकम है उसकी बात करूं, तो उस हिसाब से भी चेंज आते हैं, तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड का फंक्शन हो गया। अगर मेरे ही जैसे 100 कंज्यूमर हैं एक मार्केट में, तो अब जो इनकम ऑफ द कंज्यूमर होगा वो उस मार्केट के हिसाब से है, कि मान लो मैं अगर कोई चीज 100 रुपए की बना रहा हूं और मेरे जो कंज्यूमर है उनकी इनकम बहुत लो है, सब 50 रुपए कमाते ही हैं, तो ये खरीद ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर है वो मार्केट डिमांड का भी हिस्सा बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल लीड टू ए लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मैं सिर्फ डायग्राम बना रहा हूं, देखिए मैंने जो मेरे लेक्चर्स को पढ़े हैं वो जानते हैं कि मैं इस ग्राफ को डायग्राम बस बोलता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे होते हैं वो मैथ्स के नाम से ही डरते हैं, उनको ऐसा कोई फियर फैक्टर जनरेट ना हो, इसीलिए मैं डायग्राम बोल देता हूँ इसे, ठीक है ना, लेकिन ये होता ग्राफ ही है, ठीक है, ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है। इंक्रीज इन द इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंक्रीज इन द इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, इंक्रीज इन प्राइस। अब ये किसके वजह से लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा वो आपको चुनना है इनमें से। अब एक बात बताइए मुझे, देखिए नॉर्मल गुड में क्या होगा, इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा चलते हैं इंफीरियर गुड्स में, इनकम बढ़ रहा है अगर, तो क्या वो उसी इंफीरियर गुड का डिमांड ज्यादा करेगा या कम करेगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नॉर्मली ऐसे सोचिए कि आपकी जो जॉब थी, आप गरीब थे, ठीक है ना, तो आप 50 रुपए वाला पिज्जा खाते थे, ठीक है, पिज्जा ऐसे अच्छी बात नहीं होगी, गरीब आदमी पिज्जा, 50 रुपए का चावल खरीदते थे, 50 रुपए का जो केजी में चावल, 50 रुपए भी ज्यादा है, 20 रुपए केजी, ठीक है। जब आप गरीब थे तो 20 रुपए वाला केजी का जो चावल आता था वो आप खरीदते थे। अब आपकी इनकम बढ़ गई है, इनकम बढ़ गई है, तो आप बताओ क्या 20 केजी वाला जो चावल है वो खरीदोगे या बासमती खाओगे 50 से 70 वाला। तो बोलोगे सर 50 से 70, तो यानी इस गुड्स की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैसे ही आपका इनकम बढ़ा आपने इस गुड्स का डिमांड क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो यानी इनकम जब बढ़ता है तो डिमांड डिक्रीज होता है किसका, इंफीरियर गुड्स का।
और हमें यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, मानिए मतलब का क्या है कि डिक्रीज इन डिमांड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बोला है, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो डिमांड इंक्रीज करेगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर इंक्रीज इन प्राइस, तो इसमें भी क्या हो रहा है, मान लीजिए जैसे आज पेट्रोल का दाम 50 रुपये है, मैं बोल रहा हूं परसों से इसका दाम 75 रुपया होगा, तो आप बताओ पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा या घटेगा? तो बोलोगे सर बढ़ेगा, सब जा जाके अभी अपना टंकी फुल करा लेंगे या स्टोर करेंगे उस चीज को, तो उसका डिमांड बढ़ गया ना। तो फ्यूचर में जो प्राइस, तो हर जगह देखो डिमांड बढ़ रहा है, हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिससे डिमांड डिक्रीज हो। लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब ही है डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड कब होगा, इंफीरियर गुड्स के केस में। ठीक है, इंक्रीज इन द इनकम, इनकम बढ़ गया है, इंफीरियर गुड्स का डिमांड अब कैसा बनेगा, तो उसका बनेगा जो हमारा ऐसा लेफ्टवर्ड शिफ्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स में जो प्राइस है वो डिक्रीज कर रहा है, इसको मिटा देता हूं मैं। तो आपको बताना है अपवर्ड मूवमेंट होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, राइटवर्ड शिफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नॉर्मली पढ़िए, पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है तो क्या होगा, अदर फैक्टर होगा। अब उसमें डिक्रीज हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड पे क्या असर जाएगा वो बताना है। प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री का एक एग्जांपल ले लेते हैं। पेट्रोल का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो कार का डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो डिमांड बढ़ना चाहिए, डिमांड बढ़ रहा है किसके वजह से, अदर फैक्टर के वजह से, तो अदर फैक्टर की वजह से बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड होगा। और इंक्रीज इन डिमांड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में जरूर बता देना कि सर ये वाला जो एमसीक्यू था वो हमें समझ नहीं आया, या एक्सप्लेन थोड़ा सा और कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में भी वो सेम एमसीक्यू ला के मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, प्राइस ऑफ गुड एक्स राइजेस एंड इट लीड्स टू फॉल इन डिमांड फॉर गुड वाई, देन द टू गुड्स, तो एक का जो प्राइस बढ़ रहा है दूसरे का डिमांड डिक्रीज हो रहा है, तो वो कौन सा गुड कहलाएगा। देख लीजिए, प्राइस एक का बढ़ रहा है गुड का, और उसका डिमांड, गुड वाई का जो डिमांड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाएगा तो कार का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज ही होता है ना। बहुत बार ये एग्जांपल यूज कर लिया, तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको बना के आप देख सकते हैं, ये जो अगर आपने बनाया होगा मार्केट डिमांड का कर्व और इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कैटरिस पेरिबस मीन्स होल्डिंग सप्लाई कांस्टेंट, होल्डिंग डिमांड कांस्टेंट, प्राइस बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। जो क्या बोलते हैं, ये नाम आपने नहीं सुना होगा, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट को कैटरिस पेरिबस बोलते हैं। An increase in real income of a consumer induces him to buy more of a commodity whose prices has fallen. This is known as, इसको हम क्या बोलते हैं, आपके बुक्स में लेकिन देखिए डिफाइन ऐसे ही किया गया है, मैंने इजीली आपके जो लेक्चर्स हैं उसमें बता दिया है। जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं और सप्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, तो उसमें हम चीज़ों को समझने के लिए एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, लेकिन पढ़ना ऐसे ही होता है कि इनकम इफेक्ट इसका क्या होगा और प्राइस इफेक्ट क्या होगा। इसमें भी सेम ऐसे ही पढ़ते हैं, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। An increase in real income of a consumer induces him to buy more of a commodity whose prices has fallen. This is known as, तो इसमें क्या होता है, लेक्चर्स में तो आपको इजीली पढ़ा दिया गया है, लेकिन जो भी आपके ये इंफीरियर गुड्स हैं, नॉर्मल गुड्स हैं, इसमें ऐसे ही हम पढ़ते हैं कि इनकम इफेक्ट क्या होगा और प्राइस इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है या निगेटिव है, ऐसे करके ही हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो असली में ये जो रियल इनकम बढ़ रहा है कंज्यूमर का और उसके वजह से वो किसी चीज का प्राइस अगर कम हो रहा है और वो परचेस करना चाह रहा है, इसको हम इनकम इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, यानी इनकम के बढ़ने और घटने से डिमांड में क्या चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट है
एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज एसोसिएटेड विथ, एक्सपेंशन हो रहा है तो राइज इन प्राइस, राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, फॉल इन प्राइस, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, फॉल इन प्राइस, राइज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, राइज इन प्राइस, फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो क्या होगा, फॉल इन प्राइस होना चाहिए, प्राइस डिक्रीज होगा, और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। किसमें दिया हुआ है ये, सी ऑप्शन, fall in price, rise in quantity demanded. If x and y are complementary goods, then with increase of price x, complementary है, x का प्राइस इंक्रीज कर रहा है, तो डिमांड जो होगा वो किसका, y का क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है तो डिमांड ऑफ x विल डिक्रीज and demand of y will increase, demand of x will increase and demand of y will decrease, demand of x and y will increase, demand of x and y will decrease। दोनों का डिमांड पूछा है आपसे, तो क्या होगा, डिमांड ऑफ x एंड y, क्योंकि प्राइस बढ़ गया है पेट्रोल का। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री का, पेट्रोल है, कार है, तो कार का डिमांड तो आप नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि पेट्रोल ही महंगा हो गया, तो पेट्रोल ही पहले हम कम खरीदेंगे, पेट्रोल ही खरीदने की हमारी जो पावर थी, परचेजिंग पावर थी, वही डिक्रीज हो रही, क्योंकि उसका प्राइस काफी बढ़ रहा है, तो हम कार भी पेट्रोल वाला तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो और जब कार ही नहीं ले रहे हैं तो पेट्रोल का डिमांड बढ़ेगा नहीं, डिक्रीज ही होगा, क्यों, क्योंकि उसे हम खरीदेंगे ही नहीं, हम खरीदेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे तो हमें पेट्रोल की जरूरत नहीं है, तो एक्स और वाई दोनों ही डिक्रीज करेंगे। ठीक है, डिमांड पूछा है, दोनों का ही डिमांड पूछ रहा है, तो दोनों ही डिक्रीज करेंगे। If a tea and coffee are substitutes, a fall in prices of tea, तो टी है, कॉफी है, टी का प्राइस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो अब इससे पूछ रहा है राइज इन द डिमांड फॉर टी, फॉल इन डिमांड फॉर टी, फॉल इन डिमांड फॉर कॉफी, राइज इन द डिमांड ऑफ कॉफी। अब इसमें आपको बताना ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें से 2 और 4 सही है, 1 और 3 सही है, बोथ 2 एंड 3, बोथ 3 एंड 4। तो प्राइस टी का घटा है, पहले टी को देखते हैं, प्राइस टी का घटा है तो टी का डिमांड तो बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, फॉल इन द डिमांड फॉर कॉफी, ठीक है, प्राइस इसका डिक्रीज किया है, तो इसका डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्राइस इसका कम हुआ है, सब इसको ज्यादा खरीदेंगे, तो इसको नहीं खरीद रहे हैं, तो इसका भी डिमांड क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 भी सही है, 3 भी सही है, तो बोथ 2 नहीं होगा, बोथ 1 एंड 3 इधर है, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, all except one of the following are assumed to remain same while drawing an individual's demand curve for a product, which one is it? Taste and preferences of the individual, monetary income, price of the given product, price of related goods. Following are assumed to remain same while drawing an individual's demand curve for a product. इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्राइस ऑफ द गिवन प्रोडक्ट। और सारी चीजें, और सारे जो फैक्टर्स हैं उनको हमने क्या किया है, सेम रखा है, यानी कांस्टेंट रखा है, तो जो हमारा होगा अब उसके प्राइस के हिसाब से ही उस इंडिविजुअल का डिमांड कर्व बनेगा। ठीक है ना, जैसा प्राइस होगा उस हिसाब से ही उसका डिमांड बनेगा, तो सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ही होगा। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे आपका MCQ 30 क्वेश्चन, आज तो लगता है 31 क्वेश्चन है, ये कंप्लीट हुआ। आप बताइए आपको 30 में कितना स्कोर आया है। ठीक है, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स पास में है। इतना मुझे पता है, बहुत जगह पे, खासतौर पे जहाँ पे बच्चों लोगों ने फ्लाइंग लिया हुआ है, वहाँ सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, फाइनल्स। कुछ कुछ स्कूल्स क्या कराते हैं, प्राइवेट स्कूल्स की हाफ ईयरली में भी उन्हें बुला लेते हैं जो फ्लाइंग स्टूडेंट्स होते हैं, और कुछ को फिर फाइनल एग्जाम के लिए, यूनिट टेस्ट वगैरह तो वो देते नहीं है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि फिर 12th में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, ग्राफ्स बहुत सारे हैं, मैथमेटिकल चीज़ें भी हैं, तो वो आपके काम देंगे। ठीक है, सो फिर मिलते हैं, बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।